उत्तराखंड देख रहे हैं आप। लोकमंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर भगवानपुर से। चिलचिलाती गर्मी से लोगों को मिली राहत। मूसलाधार बारिश से किसानों के चेहरे खिले। मानसून की पहली बारिश से आमजन को मिला है सुकून। मानसून की पहली बारिश आज भगवानपुर जिले में। चिलचिलाती गर्मी से लोगों को यहां राहत मिल गई है। मूसलाधार बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। मानसून की पहली बारिश से आमजन को काफी सुकून भी मिला। भीषण गर्मी के कारण लोगों का बुरा हाल था, लेकिन अब मूसलाधार बारिश से किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। पहली बारिश है। पहली बारिश के बाद किसान काफी नजर आ रहे हैं। तो पंचायत चुनाव की प्रक्रिया की सुगबुगाहट शुरू होते ही आपत्तियों का दौर शुरू हो गया है। वोटर लिस्ट से लेकर तमाम तरह की आपत्तियां आनी शुरू हो गई है। आज भगवानपुर एसडीएम को ग्रामीण ने अपने राजस्व ग्राम को अलग ना करने के लिए एक ज्ञापन दिया। दरअसल आपको बता दें कि पंचायत चुनाव सिर पर है और तैयारियां जोरों पर है। कब पंचायत चुनाव की घोषणा हो जाए ये कहा नहीं जा सकता। उसी क्रम में आज चोला शहाबुद्दीनपुर में ग्रामीण उपजिलाधिकारी भगवानपुर से मुलाकात करने के लिए पहुंचे और अपने गांव चोली शहाबुद्दीन पर अलग किए जाने को लेकर एक ज्ञापन देकर चेतावनी भी दी। अगर उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा, साथ में भूख हड़ताल भी की जाएगी। उनका यह भी कहना था कि अगर किसी को कोई तकलीफ या अनहोनी होती है तो उसका जिम्मा सरकार का ही होगा। रहना जहाँ से हम वोट नहीं देंगे और जगह, अपने गांव में वोट देंगे, अपने चोली में। और हमारा धरना भी दे जाएगा। और हमारे इतने आदमी है, 6-7 हजार आदमी। मरो भूखे मरो या भूखे मरो, अरे कुछ उसके जिम्मेदार कौन होगा? सरकार। हमने आज फिर ज्ञापन के माध्यम से हमने अवगत करा दिया एसडीएम साहब को। यदि हम चोली के हैं, चोली में रहना चाहते हैं सभी लोग, किसी चीज़ की कोई मांग नहीं कर रहे, और यदि हमारी सुनवाई नहीं हुई तो अब हम अपने गांव में धरना देंगे और भूख हड़ताल पे भी बैठेंगे और सरकार को सुननी पड़ेगी और हमारी बात माननी पड़ेगी। हम पीड़ित लोग हैं, करीबन 6000 आबादी के हैं। 6000 आबादी में से आधे तो धरने पे बैठेंगे और आधे दूसरी शिफ्ट में धरने पे बैठेंगे। धरना हमारा जारी रहेगा और कुछ लोग हमारे में से भूख हड़ताल भी करेंगे। रहने वाले निवासी हैं जो कि मंडाला की सीमा में रहते हैं और इनकी डिमांड है कि इनकी चौली में इनका नाम दर्ज कराया जाए निर्वाचक नामावली में। तो इनकी जो भी प्रार्थना पत्र है उसको हम उच्च अधिकारियों को प्रेषित कर देंगे। हाँ, तो उसके लिए हम ये सूचना जिले में। सुबह सुबह गोलदाम मोटर मार्ग पर लोल्टी के समीप गधेरे में एक बाइक रॉयल इनफील्ड बुलेट सवार बैजनाथ निवासी शुभम चंद्र बारिश के दौरान आए बरसाती नाले में समेत बह गया। सोमवार दिन भर पुलिस, एसएसबी और एसडीआरएफ की टीमों ने उफनते नाले में बह रहे युवक को खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन पानी का तेज बहाव था, इस कारण वो युवक को नहीं ढूंढ पाए थे। आपको बता दें कि शुभम चंद्र को ऑपरेटिव बैंक थराली में कैशियर के पद पर कार्यरत था और सोमवार सुबह वो अपने घर से ड्यूटी पर जा रहा था। पूरा ये मामला चमोली से, पूरी खबर चमोली से है, जहां बीते सोमवार को वालदा मोटर मार्ग पर लोल्टी के समीप एक बाइक सवार तेज बहाव के कारण पानी में बह गया। हालांकि बीते दिनों एनडीआरएफ की टीम ने युवक को खोजने की कोशिश की, लेकिन पानी का बहाव काफ़ी तेज था, इसलिए पुलिस युवक को नहीं ढूंढ पाई। तो पिछले 4 दिनों से दिल्ली प्रवास पर रहे मुख्यमंत्री धामी आज देहरादून लौटे, जहां पर उन्होंने मीडिया से वार्ता के दौरान कहा है कि जब से प्रदेश के मुख्य सेवक की भूमिका उन्हें मिली है उसके बाद ये उनका पहला दौरा था। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी समेत तमाम केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात भी की, सभी का आभार भी व्यक्त किया
और उत्तराखंड की संचालित हो रही केंद्रीय योजनाओं को जल्द पूरा करने के लिए आग्रह भी किया, जिस पर सभी ने हर संभव मदद का भरोसा दिया है। उत्तराखंड को जो भी केंद्रीय मदद मिल सकती है यथासंभव वो सारी मदद मिलेगी। तो मैं इसके लिए प्रधानमंत्री जी समेत सभी का हृदय की गहराइयों से सभी उत्तराखंड वासियों की तरफ से मैं धन्यवाद करता हूं कि जल्द से जल्द हमको जो है बहुत सारी और योजनाएं जो हमारी चल रही हैं उनको और गति मिलेगी और कुछ और नई योजनाएं भी हमको कांवड़ को लेकर कोई। तो वहीं हरिद्वार में 8 जुलाई को दिन दहाड़े मेरा तारा ज्वेलर शोरूम में हुई करोड़ों की डकैती में पुलिस ने 48 घंटों में ही डकैती का खुलासा करते हुए मुख्य सरगना सहित 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें आरोपियों के कब्जे से करीब अभी तक पुलिस ने 84 लाख के लगभग की बरामदगी पुलिस द्वारा की गई है। तो 48 घंटे के अंदर इस पूरे मामले का खुलासा किया गया। पुलिस ने खुलासा करते हुए 8 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। तारा ज्वेलर में करोड़ों की डकैती हुई थी। पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया है। 4 लोगों को हमने इसी 5 नामजद ने गिरफ्तार किया और एक सत्येंद्र जिसने इनका माल जो है ये करने में मदद किया उनको हमने गिरफ्तार किया है। और इसका अतिरिक्त जो है उसी 5 में एक विकास और एक जैकी और प्रदीप राठौर जो है जो इनका माल बिकाने में जो मदद किया उन दोनों को जो है अभी हम तलाश जारी। तो वहीं काशीपुर में आयुष्मान अस्पताल में 24 साल की महिला ने समय से पूर्व प्रसव के दौरान 3 बच्चों को जन्म दिया है। फिलहाल तीनों बच्चे और मां पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। ग्राम बाबरखेड़ा निवासी मनोज की पत्नी आंचल ने एक साथ 3 बच्चों को जन्म दिया। तीनों बच्चे 2 से 5 मिनट के अंतराल में ही पैदा हुए हैं। महिला और उसके तीनों बच्चे पूरी तरीके से स्वस्थ भी हैं। हालांकि आपको बता दें कि स्वास्थ्यकर्मी और नर्स ये देखकर काफी हैरान भी हैं। हमारे यहाँ पे आज आंचल मरी जिसकी उम्र 24 साल है, पति का नाम मनोज है और बाबरखेड़ा के रहने वाले हैं। उनकी आज ऑपरेशन के थ्रू 3 बच्चों की डिलीवरी हुई है। तीनों के तीनों बच्चे स्वस्थ हैं, माँ भी स्वस्थ है और तीनों ही बच्चों का इलाज आयुष्मान कार्ड के थ्रू निःशुल्क चल रहा है। तो आज का दिन सिटी पेट्रोल यूनिट के लिए काफी खास है, क्योंकि आज सीपीयू के काशीपुर में 3 वर्ष पूरे होने पर अधिकारियों ने शुभकामनाएं देते हुए सीपीयू टीम की पीठ थपथपाई है। वहीं आपको बता दें कि सिटी पेट्रोल यूनिट की टीम ने गर्मी, सर्दी और बरसात की परवाह न करते हुए काशीपुर में इन 3 साल में अपनी जिम्मेदारी को बखूबी संभाला। कोविड के दौरान भी सीपीयू टीम ने लोगों को महामारी के प्रति सचेत करते हुए मास्क आदि भी बांटे थे। कोविड नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए शुल्क वसूल कर सरकार के राजस्व में जमा भी कराया गया था। तो सीपीयू टीम को आज पूरे 3 साल हो गए। 3 साल होने के शुभ उपलक्ष्य पे केक काटकर सभी को बधाई दी गई है। सिटी पेट्रोल यूनिट का आज उद्घाटन महामारी को सचेत रखते हुए इस टीम ने महामारी के दौरान, जब पूरा देश महामारी के प्रचंड प्रकोप में था, इस दौरान में ये यूनिट बखूबी कार्य कर रही थी। लोगों को कोविड के प्रति जागरूक भी कर रही थी और जो लोग जानबूझ के कोविड नियमों का उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे थे, ऐसे लोगों के खिलाफ चालान काटा गया था और राजस्व को इससे फायदा भी पहुंचा था। तो कोविड के मद्देनजर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर बरती जा रही चौकसी लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनी हुई है। काशीपुर से लगे यूपी उत्तराखंड बॉर्डर पर कोरोना गाइडलाइन के तहत पुलिस ने निगरानी सख्त कर दी है। वहीं बॉर्डर पर प्राइवेट बसों का संचालन बंद होने से लोगों की जेब पर अनैतिक बोझ भी आने लगा है। उत्तराखंड में प्रवेश करने के लिए दूसरे जिलों और इलाकों से आने वाले यात्रियों को कई कोसों पैदल सफर करना यहाँ पड़ रहा है। यात्रियों को इस बारे में जब बातचीत भी की गई तो उन्होंने कहा है कि रोडवेज बसें एक गंतव्य की होने के कारण बीच में यात्रियों को बैठाने के लिए मना कर देती है और ना ही वहां से उतार पाती है, जिस वजह से टेम्पो और ई रिक्शा में चालकों को उनका मनमाना किराया देना पड़ता है। कुछ का ये भी कहना था कि भीषण गर्मी में पहले पैदल सफ़र करो, फिर बॉर्डर पर कोविड की गाइडलाइन के तहत लंबी कतारों में लगना जनता को भारी मुसीबतों में डाल रहा है। प्रशासन और प्रदेश सरकार को चाहिए कि इसके लिए कोई समाधान निकाले।
परेशानी तो है अभी वहाँ तक आए रक्शे में, रक्शे वाले ने वहाँ तक प्रधान कर दिया, मुश्किल तो वहाँ तक आए। अब यहाँ से पैदल आ रहे हैं, चल गए, फिर गाड़ी देख रहे हैं, गाड़ी तलाश कर रहे हैं। रोडवेज में बैठे हैं, रोडवेज वाला भी नहीं बिठा रहा। पहले के नाम 10 रुपये में पहुँच जाते थे, अब 30 रुपये सवारी लग रही है। पैदल बहुत सारे चलते, बहुत चलना पड़ा, काफ़ी पैदल चल के आ रहे हैं। कल देखिए हम मेरठ गए तो हमारे को कोई रोक टोक नहीं हुई। आज हम अपने उत्तराखंड में आ रहे हैं, अपने घर पे आ रहे हैं, तो आज रोक टोक क्यों हो रही है? बकायदा इन्होंने कहा कि कुछ रिपोर्ट लाओ तो वैक्सीन लगाइए। जब कोरोना होता था क्या वैक्सीन का इंजेक्शन लगा देते हमें? तो हम ये जानना चाहते, छोटे छोटे बच्चे वाले कितने लोग देखो परेशान हो के दूसरी गाड़ी में जा रहे हैं। तो बस से उतर के हम दूसरी गाड़ी में जा रहे हैं तो कोरोना है क्या, या उस बस में कोरोना है? रो बताइए हमें आप। इतनी पब्लिक परेशान हो रही है, हम लोग भी परेशान है। सुबह 7 बजे से चले भूखे प्यासे। उत्तराखंड में अगर कोई बाहर से टूरिस्ट आता है तो उसका RT-PCR रिपोर्ट होना अनिवार्य है, गवर्नमेंट की गाइडलाइन है। तो इससे एक फ़ायदा ये होगा कि जो कोरोना के जो केस हैं वो कम होंगे। अब इससे दिक्कत का सामना तो करना, क्योंकि साफ उत्तराखंड ने अपनी गाइडलाइन जारी कर रखी है कि कोई भी अगर बाहरी आदमी या टूरिस्ट यहाँ आता है तो अपनी RT-PCR रिपोर्ट साथ में लाए। अगर वो साथ में नहीं लाते हैं तो दिक्कत का सामना उन्हें करना पड़ेगा, ये हम मानते हैं। लेकिन अब क्या करें, गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है उसका पालन करना बहुत ज़रूरी है और ये सबके हित में होगा। तो उत्तराखंड में प्रदेश सरकार ने केवल मुख्यमंत्री को ही बदलने का काम किया है। कोई विकास यहां पर नहीं किया गया, ना ही कोई रोजगार देने की बात कही गई। ये सरकार, ऐसा कहना है प्रगतिशील महिला एकता केंद्र की महिलाओं का, जिन्होंने बढ़ती महंगाई के चलते आज लालकुआं शहर में जुलूस निकालते हुए राज्य सरकार का पुतला फूका। लगातार खाद्य वस्तुएं व पेट्रोल पदार्थ की प्रतिदिन ऊंचाई छूती कीमतों को लेकर प्रगतिशील महिला एकता केंद्र की महिलाओं द्वारा आज शहर में विरोध जुलूस निकालते हुए महंगाई के खिलाफ नारेबाजी की गई। साथ ही रेलवे स्टेशन चौराहे पर भी सरकार का पुतला फूका गया। इस पर महिला एकता केंद्र के नेता बिंदु गुप्ता ने कहा है कि सरकार की जन विरोधी नीतियों से आज आम आदमी के सामने 2 वक्त की रोटी का भी संकट खड़ा हो गया है। पूंजीपतियों से वफादारी व जनता से गद्दारी का नारा देते हुए उन्होंने कहा है कि जहां एक और बड़े बड़े पूंजीपतियों की तिजोरी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो वहीं गरीब के मुंह से 2 वक्त का निवाला भी अब छिनता हुआ नजर आ रहा है। उनका कहना है कि हालत ये है कि सरकार महंगाई दरों को घटाने की बजाय लगातार बढ़ाती ही जा रही है। अगर सरकार ने महंगाई की बढ़ती दरों को कम नहीं किया तो आने वाले समय में आंदोलन किया जाएगा और इसकी जवाबदेही सिर्फ सरकार की ही होगी। तो मंगलौर के गुरुकुल नारसन में इंसानियत शर्मसार कर देने वाला एक मामला सामने आया है। दरअसल गुरुकुल नारसन में हाईवे के किनारे एक गरीब परिवार रहता है। परिवार की गर्भवती महिला ने सड़क पर ही एक बच्चे को जन्म दिया। आपको बता दें कि महिला गर्भवती थी, उसके बाद भी केवल अस्पताल से 100 कदम की दूरी पर ही गर्भवती महिला ने सड़क पर ही बच्ची को जन्म देना पड़ा। बच्ची के जन्म के बाद बच्ची का पिता नवजात बच्ची को गुरुकुल नारसन के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लेकर गया, जबकि व्यक्ति जच्चा को समुदाय स्वास्थ्य केंद्र लाने में असमर्थ था, क्योंकि अस्पताल के बाहर ही सुरक्षा गार्ड ने व्यक्ति को सड़क पर डिलीवरी होने की बात भी कही थी। नवजात बच्ची को डॉक्टरों द्वारा इलाज दिया जा रहा है और सुरक्षा गार्ड ने डॉक्टर ना होने की बात कहकर वापस भी भेज दिया था। घरवाली पेट से थी, नारसन अस्पताल में रहते हैं, गुरुकुल नारसन में। वहाँ पर अस्पताल में गए, उन्होंने कोई गौर नहीं किया। 3-4 बार गई कि अभी आना कल आना, और जब जाते थे तो शाम को बोलते थे कि अस्पताल बंद रहता है। अभी उसकी डिलीवरी सड़क पे हो गई है, उसका खून इतना भी सड़क पे पड़ा है, अभी हमने साफ नहीं किया है। अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं करते? अस्पताल में भर्ती करते नहीं है। गार्ड से पूछा हमने, गार्ड के द्वारा अस्पताल बंद हो जाता है। बाबा रात को 12 बजे क्यों लेके आए तुम इसको? देखिए, मेरे संज्ञान में जो बात आई है तो मुझे ये पता चला है कि कल रात में 12 साढ़े 12 बजे कोई व्यक्ति बाहर से आया और वो एक छोटी बच्ची को लेके आया था जिसकी डिलीवरी हुई थी। तो उसने ये कहा कि उसको दिखा रहा है, तो यहाँ पे गार्ड के द्वारा ये कहा गया कि रात में यहाँ पे कोई ड्यूटी पर नहीं रहता है, जैसा उसने मुझे बताया। अब मेरी ये संज्ञान में बात अभी आई है, मैं इसकी जांच कर रहा हूँ और जांच करने के उपरांत जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो लंबे समय से मोटर मार्ग की मांग कर रहे ग्राम चलसला के निवासियों की जब शासन प्रशासन तक आवाज नहीं पहुंची तो उन्होंने समाजसेवी मनीष गोनियाल के साथ मिलकर गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण कर डाला। लगभग 2 किलोमीटर लंबी सड़क के निर्माण के लिए गांव वालों ने समाजसेवी मनीष गोनियाल से संपर्क किया, जिस पर उन्होंने ग्रामीण को आश्वासन दिया था कि वो जल्दी ही मोटर मार्ग का निर्माण करवा देंगे। उसके बाद उन्होंने जेसीबी मशीन लगाकर मुख्य मार्ग से ग्राम
चल रहा मोटर मार्ग का निर्माण करवा दिया है। ग्रामीणों ने कहा है कि उन्हें अपनी फल सब्जी में ले जाने के लिए बहुत दूर दूर तक पैदल चलना पड़ता था। साथ ही बीमारी के समय भी बहुत सी मुश्किलों का सामना उठाना पड़ता था। अब मोटर मार्ग बनने से उन्हें काफ़ी सुविधा मिली है, जिसके लिए वो समाजसेवी मनीष गोनियाल का आभार व्यक्त करते हैं। तो ग्राम गडरिया बाग गोकुल नगर की 6 गरीब बालिकाओं को सहयोग ट्रस्ट एनजीओ निर्मल प्रेम आश्रम ग्रेटर नोएडा ने गोद ले लिया है, जिनकी पढ़ाई से लेकर सारी जिम्मेदारियां एनजीओ वहन करेगा। ये सभी 6 बालिकाएं आज ग्रेटर नोएडा के लिए रवाना भी होंगी। सहयोग उत्तराखंड राज्य स्वयंसेवक धर्मेंद्र बसेड़ा ने कहा है कि इस सहयोग संस्था को निर्मला देवी ने 27 मार्च 2003 में ग्रेटर नोएडा में एनजीओ निर्मल प्रेम आश्रम की स्थापना की थी। इसमें गरीब, अनाथ व विधवा महिलाओं को रहने की भी सुविधा की गई है। यहाँ पर लड़कियों की पढ़ाई से लेकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का भी कार्य किया जाता है। देवी कवच अभियान के तहत ही सहयोग में राज्य में सहयोग से जुड़ी 7 महिलाओं को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर ऐसे छात्राओं का चिन्हित करेंगे और एनजीओ निर्मल प्रेम आश्रम में प्रवेश दिलाने का भी काम करेंगी। एनजीओ निर्मल प्रेम आश्रम श्री माता जी निर्मला देवी जी ने 27 मार्च 2003 से शुरुआत की थी। ये एनजीओ श्री माता जी ने अनाथ बच्चों और विधवा महिलाओं के लिए खोला गया था और इसके तहत वहाँ पर अनाथ बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है और उनका पूरा रखरखाव किया जाता है। श्री माता जी का प्रेम संदेश फैलाने के लिए और करुणा फैलाने के लिए ये एनजीओ का स्थापना की गई। आज यहाँ पर से 6 बच्चियाँ एनजीओ में जा रही हैं निर्मल प्रेम आश्रम में और उनको वहाँ पर स्वावलंबन और उनकी शिक्षा मुफ्त दी जाएगी और वहाँ से वो अपने जीवन की एक नई शुरुआत कर पाएंगे। तो टिहरी जिले के चंबा ब्लॉक के कोट गांव में ऑल वेदर प्रोजेक्ट के तहत सड़क निर्माण अब ग्रामीणों के लिए मुसीबत बन चुकी है। बरसात के कारण निर्माणाधीन कंपनी द्वारा नरदाना खुला रखने से अब सारा पानी कोट गांव के ग्रामीणों तक पहुंच रहा है, जिससे उन्हें खेत को खराब होने की भी समस्या उत्पन्न हो गई है। भारी बरसात के कारण भवन को भी खतरा पैदा हो गया है। ग्रामीणों का कहना है कि उनके गाँव के ऊपर बीआरओ और निर्माणाधीन कंपनी ने नारदाना खुला छोड़ दिया है, जिनका कि उन्होंने पहले इसका विरोध भी किया था, लेकिन इस मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं की गई थी। अब बारिश होने पर पूरा पानी उनके गांव की ओर आ रहा है। ग्रामीणों का ये भी कहना है कि अगर उनकी नारदाना बंद नहीं किए जाने की मांग पर कार्रवाई नहीं की जाती है तो वो उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। और ये काफ़ी समय से पानी आ रहा है। हमने बीआरओ को भी सूचना दी है, लेकिन कोई एक्शन नहीं ले रहे और यहाँ पे बहुत परेशानी हो रही है और हमारा घर बर्बाद हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे भी हैं और हमें रात भर कहीं जाना पड़ता है अगर बारिश तेज हो गई तो इस वजह से हमें बहुत दिक्कत है। खेती बाड़ी सारी नुकसान हो रहा है सबका और हम चाहते कि ये नारदाना बंद हो जाए और यही हम। तो प्रदेश प्रधान संगठन उत्तराखंड के आह्वान पर और पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जिले के समस्त ब्लॉकों को ग्राम प्रधान अपने अपने विकासखंड के प्रधान संगठन के बैनर तले आज मूसलाधार बारिश में भी छाते लेकर नारेबाजी करते हुए विकास भवन पहुंचे और तालाबंदी भी की। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे ग्राम प्रधान संगठन ने विभिन्न वक्ताओं ने प्रधान संगठन की मांगों पर चर्चा भी की है। आपको बता दें कि जिलाध्यक्ष रविंद्र राणा ने कहा है कि प्रधान संगठन की मुख्य मांगों में मनरेगा श्रमिकों के प्रति जॉब कार्ड श्रमिक दिवस 100 से लेकर 200 रुपये तक करने की बात हो, मनरेगा श्रमिकों की मजदूरी 204 रुपये से 350 करने की बात हो और पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल 2 वर्ष बढ़ाने, ग्राम प्रधानों का मानदेय 10,000 करने और कार्यकाल समाप्ति पर 5,000 पेंशन दिए जाने, सीएससी सेंटरों को न्याय पंचायत के बजाय ग्राम पंचायत स्तर पर खोला जाए। ऐसी 12 सूत्री मांगों के लिए प्रधान संगठन पिछली 1 जुलाई से 10 जुलाई तक सभी विकास खंडों में धरना प्रदर्शन और तालाबंदी करते हुए नजर आए थे, लेकिन अभी तक सरकार द्वारा इन मांगों में से एक भी मांग नहीं मानी गई और कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। जबकि नवनियुक्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रधान संगठन का ज्ञापन जिला प्रधान संगठन टिहरी गढ़वाल में भेजा गया।
उत्तराखंड के आह्वान पर आज जनपद टिहरी गढ़वाल के प्रधान संगठन ने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार हम लोग आज यहाँ पर 10 बजे विकास भवन में पहुंचे और नारेबाजी करते हुए हमने जो हमारा यहाँ पर तालाबंदी का कार्यक्रम था, बहुत देर तक हम यहाँ पर जो प्रशासन के लोग हैं उनसे और जो पुलिस के लोग हैं उनसे थोड़ा हमारी नोकझोंक हुई और उसके बाद हमने यहाँ पर जो हमारे तालाबंदी की। हमने सरकार को आज इस धरना प्रदर्शन और इस तालाबंदी के माध्यम से हम सरकार को चेताना चाहते हैं कि अगर ग्राम प्रधानों के जो 12 सूत्रीय मांगे हैं। तो उत्तराखंड के आबकारी मंत्री यशपाल आर्य ने आज आबकारी विभाग की समीक्षा बैठक ली है। बैठक में अवैध शराब की रोकथाम के लिए परिवर्तन दल और छापेमारी में वृद्धि करने के भी निर्देश दिए गए। बैठक समापन के बाद मंत्री ने जानकारी देते हुए कहा है कि आबकारी विभाग में वित्तीय 2021-22 में 2051 करोड़ रुपए के सापेक्ष 2267 करोड़ रुपए का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया था, जो 114% अधिक है। वर्तमान वर्ष में अभी तक 2207 करोड़ का लक्ष्य प्राप्त किया जा चुका है। वसूली कार्य को गंभीरता से लेने का निर्देश भी यहां पर दिया गया। इसके साथ ही आबकारी विभाग ढांचे में कुल 626 पद के सापेक्ष 245 पद रिक्त चल रहे हैं। इस संबंध में सामान्य और बैकलॉग में पद भरने के भी निर्देश दे दिए गए हैं। आपको बता दें कि आबकारी निरीक्षण के लिए 10 पद आयोग को अधियाचन के लिए भेजे गए हैं। विभाग के पुनर्गठन पर भी चर्चा की जा रही है, जिससे परिवर्तन कार्य में वृद्धि की जा सके। परिवर्तन कार्य और वसूली कार्य में विशेष फोकस रखने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में पिछले 4 वर्षों में 93 करोड़ की वसूली नहीं हो पाने को गंभीर माना गया है। जो हमारी परिवर्तन दल हैं, उन्होंने विगत वर्षों में उनकी क्या भूमिका रही, जो उनका रोल होता है, अवैध शराब है, स्मगलिंग का जो शराब आती है, उसकी रोकथाम के लिए उन्हें क्या कदम उठाए हैं, उसके बारे में भी जानकारी ली है। जो हमारे बैकलॉग के पद हैं, वो कितने पद रिक्त हैं, सामान्य पद कितने रिक्त हैं, इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि हमने अध्याचन भेजा है और अध्याचन के बाद ही तो इसमें जब भी इनमें पदों को अध्याचन के बाद जब वहाँ से पदों की भर्ती का होगी तो उसमें ये हमें इससे काफ़ी राहत। तो कोरोना महामारी के जोर में लोग क्वारंटाइन रहकर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा रही हैं। इस रोग से बचाव का ये तरीका वैदिक काल से चला आ रहा है। इस पालन मनुष्य ही नहीं बल्कि देवता भी करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार विकासनगर के कैनाल रोड स्थित प्राचीन शिव मंदिर में स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर में भी इसका अनुपालन किया जा रहा है। मंदिर के कपाट 14 दिन के लिए बंद रहेंगे। मान्यता ये भी है कि देव पूर्णिमा स्थल यात्रा के बाद महाप्रभु भगवान जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा ज्वर से पीड़ित हो जाते हैं। इसके चलते ही 14 दिन के लिए एकांतावास अथवा क्वारंटाइन हो गए हैं। होम क्वारंटाइन का पालन करने के लिए मंदिर के कपाट को बंद किया गया है। सिर्फ एक विशेष सेवक ही मंदिर के अंदर जाकर भगवान को जड़ी बूटियों के काढ़े का भोग भी लगाएगा, ताकि भगवान जल्दी स्वस्थ होकर लोगों को दर्शन दे। क्वारंटाइन की ये प्रथा सदियों से चली आ रही है। मंदिर पुजारी का कहना है कि भगवान के एकांतवास की ये प्रथा सदियों से चली आ रही है। भगवान का जब एकांतवास पूरा हो जाएगा तभी रथ यात्रा आने वाले समय में निकाली जाएगी। तो फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज़ में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।